हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हमको करना है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, डाउन साइजिंग, वीआरएस एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, तो इसके अंदर मैंने आपको इसका चैप्टर नंबर 2 का जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी करा दिया। आज के लेक्चर के अंदर हम आगे के ये टॉपिक्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे डाइवर्सिटी, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के बाद में एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट। देखो, एम्प्लॉइज का एम्पावरमेंट कब होगा और इसका मीनिंग क्या है। तो देखो, एम्प्लॉय के एम्पावरमेंट का मीनिंग है एक ऐसा प्रोसेस। एम्प्लॉइज का एम्पावरमेंट कब होगा? जब एक ऐसा प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर चलाया जाएगा जो एम्प्लॉइज को देता है। एम्प्लॉइज को क्या देता है सर? पावर देता है, ऑथोरिटी देता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, रिसोर्सेज देता है, फ्रीडम देता है डिसीजन लेने के लिए, ताकि वे वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। यानी कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है, अपने एम्प्लॉइज को, किसको? अपने एम्प्लॉइज को एक प्रोसेस के जरिए देता है। क्या देता है सर? प्रोसेस के जरिए देता है उनको पावर, उनको देता है ऑथोरिटी, ठीक है, उनको देता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और उनको देता है रिसोर्सेज, उनको देता है फ्रीडम ताकि वे डिसीजन ले सके। ओके, और इससे अपने वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जब ऐसी प्रोसेस, ऐसा चीज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है तो समझ लो वहां पर एम्प्लॉय का क्या हो रहा है? एम्पावरमेंट हो रहा है। और आज का जो मॉडर्न टाइम है, आज का जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं, उसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि देखो पहले बिजनेसेस एक ही एरिया के अंदर सिमट के रह जाते थे, बहुत कम बिजनेसेस होते थे जो ग्लोबल लेवल पर प्लेयर बनते थे। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की मदद से जो है पूरी दुनिया के अंदर आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जी हाँ, बहुत सारी फॉरेन कंपनी इंडिया में, बहुत सारी इंडिया कंपनी बाहर भी बिजनेस करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सिंपल हो गया ना, थोड़ा टेक्नोलॉजी की वजह से स्पीड बढ़ गई है। तो फिर अगर बिजनेस बड़े होते जाएंगे तो वहां पर ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी ओनर है ना, कोई भी डायरेक्टर अकेला सब चीजों के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता, सारी पावर अपने पास नहीं रख सकता। उसको पावर का, ऑथोरिटी का, रेस्पॉन्सिबिलिटी का, रिसोर्सेज का, डिसीजन लेने की फ्रीडम का नीचे डेलीगेशन करना पड़ेगा, उसको उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल पढ़ते थे, आपको याद हो तो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, की डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। जब आप ऐसा करते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज का क्या हो रहा है? एम्पावरमेंट हो रहा है। यस जी, आगे बढ़ते हैं सर। ये तो हो गया, समझ में आ गया हमको, बिल्कुल ओके। तो आगे देखिए, द एम्पावरमेंट एम्प्लॉय बिकम, अगर एम्प्लॉइज का एम्पावरमेंट होता है तो उससे क्या होता है? एम्प्लॉय सेल्फ डायरेक्टेड होता है, वो सेल्फ डायरेक्टेड हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल्ड हो जाता है, खुद ही कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल लगाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ डायरेक्टेड है, उसको हर बार डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन से रिलेटेड आपने उसको सारे के सारे जो है अधिकार, पावर्स, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, डिसीजन लेने की फ्रीडम दे रखी है। ओके, तो वो खुद ही डायरेक्टेड होके, सेल्फ कंट्रोल्ड हो करके अपने वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेता है। यस जी हाँ। अब आते हैं यहां पर नीड। क्या नीड है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं हो, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट नहीं हो, जो मैंने प्रोसेस बताया वो नहीं हो, तो क्या काम चल सकता है? नहीं भैया, आज के टाइम में नहीं चलेगा। आज के टाइम में अगर आपको किसी भी बिजनेस को करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, उसमें ग्रोथ लाना चाहते हो तो। ओके, इंक्रीजिंग पेस ऑफ चेंज, आप है ना, पेस ऑफ चेंज इंक्रीज हो गया, ट्रबुलेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। देखो, जितने भी होता है ना, पेस ऑफ चेंज है ना, एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन जो चेंज हो रही है किसकी? कस्टमर की। ये जो चेंज हो रही है ना, ये पहले इतनी जल्दी चेंज नहीं होती थी। आजकल ये जिसमें चेंजेस कैसे आ रहे हैं? स्पीडी आ रहे हैं,
फ्लेक्सिबल रेस्पॉन्स, है ना। तो स्पीडली बहुत चेंजेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी आपको पता है ना बहुत स्पीडली चेंजेस हो रही है। कस्टमर जो है उसका भी प्रेफरेंस बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, कस्टमर भी स्पीडली चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी के और एनवायरनमेंट के साथ साथ में, है ना। तो इतना जब स्पीडली चेंज होगा तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ओनर भी कंटिन्यूसली कस्टमर के साथ अट्रैक्ट नहीं होता है ना, एम्प्लॉय होता है। ओके, तो एम्प्लॉय को पता होता है कस्टमर क्या सोच रहा है, किस समय क्या सोच रहा है, अभी उसकी सोच क्या है, पहले क्या थी, तो उसको फ्रीडम देंगे ना डिसीजन लेने का, तो फिर वो कस्टमर के साथ अच्छे से डील करना पड़ेगा, डील कर पाएगा। तो वो डील कब कर पाएगा, जब उसके पास में पावर होगी कि वो पॉलिसी को चेंज कर सकता है ना, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अथॉरिटी होगी, तभी तो कर पाएगा। यस, तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट आज के लिए टाइम में बहुत जरूरी है। ये बोलेगा आगे देखो, विच इज इनकम्पैटिबल विद द ओल्ड स्टाइल कमांड। पहले वाला जो स्टाइल था और पहले वाला जो कंट्रोल मॉडल था, पुराना वाला जो ओल्ड डेज में चलता था, वो आज के टाइम में काम नहीं करता है। पुराने वाले सिस्टम में क्या था, हर एम्प्लॉय को अप्रूवल लेना पड़ता था अपने एम्प्लॉयर से, एवरी लिटिल डिसीजन, छोटे से छोटा डिसीजन लेने के लिए एम्प्लॉय को जाना पड़ता था एम्प्लॉयर के पास, बॉस के पास, ओनर के पास, मैनेजर के पास जो उससे ऊपर का था, और उससे पूछता था भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या डिसीजन लूं। लेकिन आज के टाइम में ये सिस्टम काम नहीं करेगा। ऐसा अगर प्रोसेस चलाओगे तो आपके कॉम्पिटिटर बहुत आगे निकल जाएंगे और आप रह जाओगे पीछे। ओके, यस, तो आज के टाइम में नीड है, जरूरत है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की। ओके जी, आगे नेक्स्ट सेकंड नंबर बोल रहा है और क्यों जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग न्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन नए नए स्ट्रक्चर बना रहा है, अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, ताकि उनके ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, अचीव हो जाए, जो उनके उद्देश्य हैं वो उनको प्राप्त कर ले। द इम्पैक्ट ऑफ डाउन साइजिंग, डाउन साइजिंग मतलब एम्प्लॉइज को छटनी करना, चटनी नहीं, चटनी तो हम खाने की पीने की बातें होगी, छटनी, छटनी का मतलब होता है उनको निकालना, ठीक है, रिट्रेचमेंट बोलते हैं शायद उसको, है ना। तो डाउन साइजिंग हो गया, डिलेइंग हो गया, डिसेंट्रलाइजिंग हो गया, मीन दैट ऑल मेथड ऑफ अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आर नो लॉन्गर एप्रिशिएट। तो अब पुराने टाइम के जो मेथड है वो एप्रिशिएट नहीं होते हैं। सो एम्प्लॉय नीड टू बी गिवन प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए हर एम्प्लॉय को आप प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी दो, जो उसको काम दिया गया है ना उस काम से रिलेटेड उसको पावर भी दो, उसको अथॉरिटी भी दो, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। इससे क्या होगा, इससे अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। भैया तुम्हारे पास ये पावर थी, तुम्हारे पास में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो तुमको ही करना है, अब तुम नहीं किए तो तुम इसके लिए उत्तरदायी हो, तुम ही इसके लिए अकाउंटेबल हो, है ना। शादी बहुत होती है हमारे इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा फंक्शन होता है शादी का, है ना। उसके अंदर क्या होता है, हम कुछ बहुत सारे काम बांट देते हैं ना, जो हमारे फैमिली वाले होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनको हम काम बांट देते हैं और उनको बोल देते हैं भाई देखो भैया ये वाला है ना डीजे वगैरह का काम, ये भैया तुमको करना है, ये लो पेमेंट, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसमें कुछ भी गड़बड़ हो गई तो तुम जिम्मेदार होगे, घोड़ी वाला टाइम पे आ जाना चाहिए, डीजे वाला आ जाना चाहिए, सब तुम्हारा है। हाँ भैया ये कैटरिंग वाला जो है सिस्टम पूरा वो तुम्हारा, ये तुम जानो और वो जाने, ठीक है। ऐसे काम बांट देते हैं, इससे क्या होता है, सामने वाला अकाउंटेबल हो जाता है। तो ऐसा कैसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमको करना है और करना ही पड़ेगा, इस तभी तो जो है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होगा, और आज के टाइम की ये नीड है। Employees need to be given proper responsibility so that they can assume that decentralized power of work accordingly. Employees now have greater awareness. Employee आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अवेयर है, greater awareness है उसके पास, and more connected with the satisfaction of higher level needs, है ना। और क्या है, कंसर्न है क्या, जो उसकी हायर लेवल नीड्स है वो, और आजकल एम्प्लॉय अवेयर भी ज़्यादा है और उसकी नीड्स जो है उसको सेटिस्फाई करना भी, और हायर लेवल की नीड्स को सेटिस्फाइड करना भी पड़ेगा। तो वो तभी हो सकता है जब आप एम्प्लॉय को क्या करोगे, एम्पावरमेंट दोगे। जब भी फैमिली में किसी को ऐसा काम देते हैं ना, भैया ये तुमको संभालना है, तो सामने वाले को हाँ यार मेरे को संभालो, एक मैडम कुछ इमोशन आता है, तो वो एम्प्लॉयज़ में अभी आएगा, तो वो अच्छे से काम करेगा, उसको लगेगा मुझको भी कुछ समझा जा रहा है भैया इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, नहीं तो आओ जाओ वो वाला मामला नहीं होगा। 9 to 5 जॉब आज के टाइम में नहीं चलती, आज के टाइम में एम्प्लॉय को कंपनी के साथ डीपली कनेक्ट होना पड़ता है। एम्पावरमेंट कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसको, एम्प्लॉइज को, क्या, लोअर लेवल टू डेवलप
देयर कंपिटेंस, यानी कि वे अपनी जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, जो स्किल है उसको लोअर लेवल से अपर लेवल पर ट्रेनिंग डेवलपमेंट के द्वारा, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के द्वारा ले जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये 4 नीड्स हैं, ये 4 ज़रूरतें हैं ताकि मतलब एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होना ज़रूरी क्यों है, उसकी ये 4 नीड्स हैं। ओके, क्या बेनिफिट मिलते हैं? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होगा तो इससे क्या बेनिफिट होगा? मोटिवेट होगा एम्प्लॉय, बिल्कुल। आप किसी को पावर दोगे ना, पावर दोगे तो क्या होगा? मोटिवेट होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। पावर दोगे तो मोटिवेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो मोटिवेट होगा वो, है ना। अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी, ओके, तो मोटिवेट होगा वो, अच्छे से काम करेगा, जो पॉसिबल वेज हैं उन सबको होता है अपनाएगा, है ना जी। इम्प्रूव्ड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आएगी, एम्प्लॉय अपने हिसाब से सोचेगा तो उसके अंदर, काम के अंदर क्रिएटिविटी आएगी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सही साबित होगी। हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, जो एम्प्लॉय है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या जो एम्प्लॉयज़ है वो उन अपने जो ऊपर काम करने वाले सुपीरियर्स है ना, या अपने मैनेजर्स हैं, उनके साथ में उनका जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी होगा। हेल्दी का मतलब ऐसे हेल्दी वो वाला हेल्दी नहीं, हेल्दी का मतलब एक ऑफिशियली एक बहुत अच्छा रिलेशन बन जाएगा, और मतलब लड़ाई झगड़े फालतू का वाद विवाद नहीं होगा, बार बार ऑर्डर लेना, रिसीव करना, डिसीजन के लिए पूछना, वो नहीं होगा। तो एक अच्छा रिलेशन बन जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर ही जो है अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। क्वालिटी प्रोडक्शन बाय एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को अगर आप ये सब दोगे, उनका एम्पावरमेंट करोगे तो उनके काम की जो क्वालिटी वो इंप्रूव होगी, और एम्प्लॉय के काम की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो आपके प्रोडक्ट की भी क्वालिटी इंप्रूव होगी, कॉस्ट कम में अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ को है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के बाद में सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको भी लगता है हाँ मुझे भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मुझे भी पहचाना जा रहा है, इसलिए तो मुझे पावर दी है, इसलिए तो मेरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी रही है, तो उसको एक अच्छा लगता है, ओके। और ये सेटिस्फाइड करता है उसके वर्क को, ठीक है, और उसके स्टेटस को, उसके चैलेंज को, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को। रिड्यूस कॉस्ट, बिल्कुल, इससे आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी क्योंकि समय बचेगा, इससे टाइम बचेगा, और टाइम ही मनी है, तो कॉस्ट आपकी यहाँ पर बच जाती है, ओके। अच्छा, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नहीं होती है बेटा, कुछ तो इसकी बुराइयाँ भी होगी, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। क्या है? मिसयूज ऑफ पावर, वो तो है ही, आपको पता ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिया के अंदर कितनी सारी स्टेट के अंदर जो है पेपर लीक होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, तो वो पावर का मिसयूज करके ही तो करते हैं, है ना। हमारे और आपके पास में तो पेपर नहीं आता, हम तो लीक नहीं करते, कौन करता है? जिनके पास ये पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी रखी है कि भैया आपको अच्छे से एग्जाम कराने हैं और सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं, वही तो लीक करते हैं। तो वही लीक करते हैं तो इसका मतलब वो पावर को क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी तो हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने पावर दी और हो सकता है उसका क्या हो जाए? मिसयूज हो जाए, ओके। मैनी एम्प्लॉइज व्हेन गिवन अथॉरिटी द पावर टेंड टू मिसयूज इट फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को कर देंगे साइड में, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एडिशनल ट्रेनिंग कॉस्ट, बिल्कुल आपको ट्रेन करना पड़ेगा। पावर देने से पहले, रेस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले, अकाउंटेबिलिटी देने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेंड करना पड़ेगा, उस पावर को यूज कैसे करना है। यस, ओके। नेक्स्ट है पुअर नॉलेज। अगर आपके एम्प्लॉय को नॉलेज नहीं है, एम्प्लॉय आर नॉट क्लियर अबाउट द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ डूइंग जॉब, टेकिंग डिसीजन, अगर उनको अपनी जॉब को कैसे अच्छे से किया जाए और डिसीजन कैसे बढ़िया लिया जाए उसका ज्यादा नॉलेज नहीं है, नॉट क्लियर अबाउट द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ डूइंग अ जॉब एंड टेकिंग डिसीजन, तब वहां पर आपका ये एम्प्लॉय एम्पावरमेंट आपको महंगा पड़ जाएगा भैया। यस, तो ये थे 3, मिसयूज ऑफ पावर, एडिशनल ट्रेनिंग कॉस्ट एंड पुअर नॉलेज। किसके थे ये? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के डिसएडवांटेजेस। यस, नेक्स्ट है लास्ट डिसएडवांटेज, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंटियलिटी, यानी कि आपकी गोपनीयता, बातें अब छुपी नहीं रहेगी। यस, पावर दे दी ना आपको, ट्रांसफर कर दी ना पावर, तो अब बातें छुपी नहीं रहेगी। पहले बातें आपके पास में रहती थी, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको बिल्कुल छुपा के रखना है, बताना नहीं है सबको, अब वो लीक हो जाएगी। ओके जी, जैसे पेपर लीक होता है ना वैसे लीक हो जाएगी।
अगला आता है हमारा टॉपिक डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मीन क्या है? डाउन साइजिंग, इसका मीन देख लो बेटा, ये वर्ड याद रखना, रिड्यूसिंग, क्या रिड्यूस करना? द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के साइज को छोटा करना। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के साइज को जब छोटा करेंगे, किस मामले में? एम्प्लॉइज के मामले में, वर्कर के मामले में, है ना, रिट्रिचमेंट करना। मतलब साफ है, डाउन साइजिंग आप तब करते हैं जब टेक्नोलॉजी की वजह से या ज्यादा एम्प्लॉइज को हायर करने की वजह से आपको लग रहा है कि भैया यहां पर जरूरत है 10,000 एम्प्लॉय की, हमने रख दिए 15,000, या हमने रख दिए 12,000, तो 2,000 एम्प्लॉय को निकालना पड़ेगा। या टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, मशीनें खुद काम करती है, तो अब आपको एम्प्लॉइज को निकालना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डाउन साइजिंग। ओके जी, तो देखिए डाउन साइजिंग मीन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द प्लान, क्या प्लान करना है? एलिमिनेशन ऑफ पोजीशन एंड जॉब्स, जॉब्स को एलिमेंट करना, पोजीशन को एलिमेंट करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम एआई बोलते हैं, वो आया ना जब से, तब से ये पूरी संभावना हो गई है कि ये बहुत सारे लोगों की जॉब को खा जाएगा, बहुत सारे लोगों की पोजीशन को खत्म कर देगा। यानी कि डाउन साइजिंग कंपनीज को करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग पहले काम करते थे वो कंपनीज किससे करवा देगी? अब एआई से करवा देगी। यस, तो इसको डाउन साइजिंग बोलते हैं। डाउन साइजिंग की जरूरत क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ डाउन साइजिंग? क्यों करें? देखो, इसकी जरूरत 3 है। फर्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन माइट सफर फ्रॉम ओवर स्टाफिंग। ये याद कर लेना, जब ओवर स्टाफिंग हो जाती है, ज्यादा स्टाफ रख सकते हैं। जैसे इंडिया की कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसको जरूरत थी 1 लाख एम्प्लॉइज की, उसने रख दी 1,70,000 एम्प्लॉइज, तो उनको 70,000 को निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया? ओवर स्टाफिंग कर दी है। तो फर्स्ट वर्ड आपका आप हेडिंग लिख सकते हो, ओवर स्टाफिंग से याद रख सकते हैं। सेकंड नंबर आ रहा है मैन मशीन रेशियो, अ चेंज इन मैन मशीन रेशियो। मैन मशीन रेशियो चेंज हो गया। पहले एक मशीन को चलाने के लिए 5 लोगों की जरूरत होती थी, अब टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, तो अब उस मशीन को चलाने के लिए केवल 2 लोगों की जरूरत है, तो 3 लोगों को निकालना पड़ेगा। यस। थर्ड नंबर आता है ना, वो मशीन मतलब टेक्नोलॉजी एडवांटेजेस। थर्ड नंबर आता है एन ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट आउटसोर्सिंग सम ऑफ इट्स बिजनेस। आउटसोर्सिंग, फर्स्ट है आपका ओवर स्टाफिंग, सेकेंड नंबर है मैन मशीन रेशियो चेंज हो जाए, और थर्ड नंबर है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होती है? जैसे एक अमेरिकन कंपनी है, अब एग्जांपल से समझना, ठीक है। इंडियंस जाते हैं ना बहुत सारी जॉब करने अमेरिका वगैरह, क्यों जाना चाहते हैं? सैलरी अच्छी खासी होती है वहाँ पर, है ना। तो अमेरिकन कंपनी है और उसको जो है अपनी अकाउंटिंग करवानी है, अकाउंटिंग का काम कराना, फॉर एग्जाम्पल के लिए, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। अब वो सोच रही है अगर मैं यहाँ पर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाऊँ और अमेरिकन में रहने वाले लोगों को हायर करूँ तो मेरे बहुत पैसा लगेगा। तो वो क्या करती है, वो अपने उस अकाउंटिंग के काम को इंडिया के किसी बीपीओ को दे देती है, यानी कि इंडिया के किसी एक इंसान को दे देती है, मतलब ठेके पे दे देती है एक तरीके से, और वो ठेकेदार जो है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है, वो उसकी अकाउंटिंग का पूरा काम करा के उसको भेज देगा इंडिया में बैठा बैठा। और वो किससे कराएगा? इंडियन लोगों से कराएगा। और इंडिया में जो एवरेज सैलरी वो क्या, बहुत कम, तो सस्ते में काम हो जाएगा। हो सकता था आधी रेट में ही काम हो जाए। इसलिए बहुत सारे इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, है ना, आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो सर्विस सेक्टर के अंदर, है ना, बहुत सारे ऐसी सर्विसेज जो हैं वो बाहर की कंपनियां इंडिया से करवा देती ताकि उसको सस्ते में पड़ जाए। तो अब अगर ऐसा कंपनी सोच रही है तो उसको अपने एम्प्लॉइज को अब निकालना पड़ेगा। यस, याद रहेगा। ओवर स्टाफिंग, सेकंड नंबर क्या था? मेन मशीन रेशियो अगर चेंज हो जाए, और थर्ड नंबर क्या है हमारा? आउटसोर्सिंग, कुछ फंक्शन का अगर आउटसोर्सिंग कर दें। टाइप्स ऑफ डाउन साइजिंग, 2 टाइप है, रिड्यूसिंग द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स को रिड्यूस करना या फिर रीडिजाइन करना। रिड्यूस का मतलब उनको निकालना, उनकी जॉब्स को खत्म करना, उनकी पोजीशन को चेंज करना, उनके लिए क्रूशियल पोजीशन बना देना, ये। और रीडिजाइन का मतलब पूरा वापस रीडिजाइन करना, स्ट्रक्चर ही रीडिजाइन करना। इससे भी बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारों का जो है डाउनग्रेड हो जाएगा, बहुत अपग्रेड हो जाएंगे, इस तरीके से। ओके, इसीलिए क्या करना चाहिए बेटा, ऐसे अगर हम कंपनीज में काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसे निकाल दिया तो बेटा जो भी चेंजेस हो रहे हैं इस दुनिया के अंदर आपकी जॉब से रिलेटेड, हाँ, उन चेंजेस को सबसे पहले एक्सेप्ट करो और सेकंड नंबर उसको सीख लो। यस। नेक्स्ट फिर आता है हमारा रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन डाउनसाइजिंग। ह्यूमन रिसोर्स का, एचआर का क्या रोल है डाउनसाइजिंग में? फर्स्ट,
ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डाउन साइजिंग। अगर डाउन साइजिंग को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है तो एचआर का रोल होगा। देखो भैया, आप अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉइज को निकालोगे, हाँ, तो एक नेगेटिविटी उस कंपनी के बारे में फैल जाती है कि ये कंपनी बहुत बेकार है, लोगों को इस तरीके से जॉब से निकाल रही है, लोगों के घर का चूल्हा जो है वो बंद हो जाएगा, लोगों का जो है बेरोजगार हो गए, ये तो कंपनी बहुत बेकार है, इस तरीके से नेगेटिविटी फैलेगी। ओके, फिर उस कंपनी में जाने से पहले लोग सोचेंगे, है ना। तो एक इस तरीके से मार्केट के अंदर न्यूज आ जाती है। तो एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये एक उसको ये करना होता है कि नेगेटिविटी भी नहीं फैले और डाउन साइजिंग भी हो जाए। तो वो कैसे कर सकती है? तो फर्स्ट बिफोर डाउन साइजिंग करने से पहले अल्टरनेटिव सच एज वर्क शेयरिंग, अल्टरनेटिव निकालो कि वर्क शेयरिंग कैसे हो सकती है। डाउन ग्रेडिंग करो, री एम्प्लॉयमेंट करो, मे बी ट्राइड, मतलब सीधा लोगों को मत निकालो, कुछ और उपाय करने की कोशिश करेगा एचआर, है ना। क्या क्या करेगा? अल्टरनेट देखेगा, भैया वर्क शेयरिंग हो सकती है क्या, है ना, डाउन साइजिंग हो सकती है क्या। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, भैया आपको 9 to 5 नहीं आना है, अब आपका पार्ट टाइम कर लिया, घर से करना है, थोड़ी सी सैलरी कम हो गई, ऐसे इस तरीके से, है ना। और इसके अलावा डाउन ग्रेडिंग, यानी कि पहले जो आपकी सैलरी थी वो इस ग्रेड की मिल रही थी, अब कंपनी के भैया ये हालात है, उसको अच्छे से समझा के थोड़ा डाउन ग्रेड कर देना, है ना। और री एम्प्लॉयमेंट करना, इस तरीके से ना कुछ करना। ओके, सीधा डाउन साइजिंग भी नहीं जाना, ये सब बिफोर डाउन साइजिंग करना है। एचआर पर्सनल मस्ट एंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन। एचआर मैनेजर को या किसको? एचआर मैनेजर को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। किसके साथ में? एम्प्लॉइज के साथ में, जिसको आप डाउन साइज करने की कोशिश कर रहे हो। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, उन्हें अच्छे से समझाना होगा, है ना। यस, मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रूमर्स, ताकि नेगेटिव रूमर्स ना बने ज्यादा से ज्यादा। इंश्योर द इंडिविजुअल्स आर केप्ट इन्फॉर्म विद द फैक्चुअल डेटा, उनको फैक्ट बताना हमारी मजबूरी है, इस वजह से ये सब हो रहा है ना, वो फैक्ट बताना। नेक्स्ट, थर्ड, इन ऑर्डर टू सेल द आइडिया ऑफ डाउन साइजिंग टू द एम्प्लॉइज। डाउन साइजिंग का आइडियाज एम्प्लॉइज को देने से पहले एचआर प्रोफेशनल हैव टू कन्वेंस ट्रेड यूनियन विन देयर सपोर्ट फॉर डाउन साइजिंग। देखो, ट्रेड यूनियन होती है, वो हड़ताल पे चली जाएगी, उससे क्या होगा? केवल आप तो निकाले हैं 2000 लोगों को, हड़ताल पे चले गए पूरे के पूरे, आपके सारे के सारे 12-15 हज़ार जितने एम्प्लॉइज, सब काम ठप, फैक्ट्री बंद, बिजनेस बंद, और रोज का बहुत लॉस होगा। तो उससे बचने के लिए क्या करें? जो ट्रेड यूनियन से, उनको समझाओ, उनके पास जाओ, उनको अपनी साइड करो, कहने का मतलब ये है। ओके, यस, सपोर्ट, उनका सपोर्ट लो। एचआर मैनेजर, ये एचआर मैनेजर करेगा। एचआर मैनेजर मस्ट आल्सो डील विथ एक्चुअल ले ऑफ। एचआर मैनेजर को जो लोगों को निकालना है उसके साथ अच्छे से डील करना पड़ेगा। दे मस्ट हैव प्रोग्राम, उनके पास प्रोग्राम होना चाहिए। असिस्ट टू द लेड ऑफ एम्प्लॉइज व्हेन द इन्फॉर्म अबाउट ले ऑफ, जब उनको निकालने के लिए इन्फॉर्म किया जाता है। एम्प्लॉय फेस मैनी अनसर्टेनिटीज, एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज्यादा अनिश्चित हो जाता है। एम्प्लॉय को लगता है यार, अब देखो भैया, मान लेते हैं आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है और कंपनी आपको एकदम से निकाल देती है, अब आपकी अनसर्टेनिटी आएगी कि नहीं आएगी? कैसे आएगी? आएगी भैया। आपने 1 लाख सैलरी के बेसिस पर ईएमआई पे घर ले लिया, कार ले ली, अब अगली किस्त कैसे भरोगे? कंपनी तो निकाल रही है, तो अनसर्टेनिटी आएगी ना। हाँ, तो अब एचआर मैनेजर्स जो है और एचआर डिपार्टमेंट जो है, उनका ये काम है कि ऐसी अनसर्टेनिटीज की एम्प्लॉय को दूर किया जाए। कैसे? उनको 3-4 महीने का कंपनसेशन दो, ताकि वो 3-4 महीने तक उनको सैलरी मिलती रहे, इतना पैसा मिलता रहे कि उनका लाइफ नॉर्मल चलता रहे, और 3-4 महीने में वो दूसरी जॉब ढूंढ ले। तो वही बोला हुआ है, उनको सर्विस पे करो, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट पे करो, उनको नई जॉब सर्च करने के लिए आप जो है बताओ कि कहाँ से मिल सकती है, ट्रांजिशन असिस्टेंट करो। तो ये सब करने से उनकी अनसर्टेनिटी को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है। ओके, ठीक, तो ये एचआर मैनेजर को करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखो, वैसे डाउन साइजिंग के केस को देखते हुए वीआरएस भी इसका ही एक जो है टॉपिक है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। लेकिन ये वॉलेंट्री है, अगर कोई स्वैच्छिक रूप से रिटायर होता है, कोई एम्प्लॉय अगर कंपनी से स्वैच्छिक रूप से, स्वेच्छा से, भैया मैं जा रहा हूँ बस, तो उसके लिए एक फंड बनाया जाता है वीआरएस, ताकि वो जब रिटायर हो तो उसको कंपनसेशन मिले। यस, रिटायरमेंट स्कीम है एक तरह की।
इंडिया के अंदर 1991 में स्टार्ट हुआ था। वैसे भी इंडिया के अंदर 1991 में बहुत कुछ हुआ था, तभी आज के टाइम में इंडिया इतना डेवलप कर रहा है। क्या क्या हुआ था बेटा, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, है ना। सबसे पहले सरकार ने अपनी लिबरलाइजेशन यानी कि अपनी जो पॉलिसीज थी, सर्टिफिकेट वगैरह देने की, कंपनियों का इनकॉर्पोरेशन वगैरह कराने की नियम जो थे उनको ढीला कर दिया ताकि बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट हो। सेकंड नंबर ग्लोबलाइजेशन, बाहर की कंपनियों को बोला आओ इंडिया के अंदर बिजनेस करो भैया, इससे फॉरेन का पैसा आएगा। एंड प्राइवेटाइजेशन, पहले सारे के सारे बिजनेसेस जो है वो गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के केस में जो प्राइवेट सेक्टर है उनके रास्ते खोल दिए, आओ भैया ये सेक्टर आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये कर सकते हो, केवल इतने हैं जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। यस, तो उस समय ही क्या किया, वीआरएस स्कीम को भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चाहे पब्लिक सेक्टर की हो और प्राइवेट सेक्टर की हो, ठीक है, वो डाउन साइज जब करती थी तो ऑर्डर टू रिड्यूस द सरप्लस स्टाफ, ताकि सरप्लस स्टाफ को निकाल सके, वीआरएस हैज बीन यूज्ड टू रिड्यूस द वेज बिल बाय ऑफरिंग वन टाइम कंपनसेशन। तो वीआरएस स्कीम के जरिए उनको कंपनसेशन दिया जाता था ताकि कंपनी के बारे में नेगेटिविटी भी नहीं फैले और एम्प्लॉय की अनसर्टेनिटी को कम भी किया जा सके। ओके, ठीक है। तो वीआरएस हैज कम टू बी नोन एज गोल्डन हैंडशेक, बाय बाय, लेकिन गोल्डन कुछ दे भी रहे हैं साथ में, यस, ओके, कंपनसेशन दे रहे हैं। इससे बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर दोनों को। तो डाउनसाइजिंग भी हो गई और एम्प्लॉय को बुरा भी नहीं लगा। मेन इशू इन वीआरएस आर एज फॉलोज। क्या वीआरएस में मेन इशू आई, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ वीआरएस। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वीआरएस की नीड क्या है, जरूरत क्या है। अगर वास्तव में जरूरत हो तो ही इसको लॉन्च करो अपनी कंपनी के अंदर। कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए भैया, इसका एनालिसिस कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है हमारी, तो फिर वीआरएस को ऑर्गेनाइजेशन में डालो। नेक्स्ट आता है डिजाइनिंग द स्कीम। वीआरएस की स्कीम को बहुत अच्छे से डिजाइन करो ताकि वो आपके और एम्प्लॉय दोनों के लिए सही हो। ये जो ट्रेड है ये अच्छा होना नहीं, ट्रेड यूनियंस जो है वो इसके ऊपर अनलेस द ट्रेड यूनियन एग्री वीआरएस लाइकली टू फेल। अगर ट्रेड यूनियन कन्विंस हो जाए, एग्री हो जाए, तभी वीआरएस काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और रिहेबिलिटिंग एम्प्लॉइज, अ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ फर्म में डिजाइन अ रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर द कंसर्न एम्प्लॉइज। ये रिहेबिलिटेशन पैकेज है और वो उनके लिए काम करता है। रीजंस फॉर ऑफरिंग वीआरएस, वीआरएस के रीजन क्या, देखो फटाफट करूंगा क्योंकि बहुत इजी है ये। क्यों वीआरएस क्यों ऑफर करें, रिसेशन इन इकोनॉमी, जब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आता है यानी कि मंदी आती है, तब वीआरएस स्कीम ही एम्प्लॉइज को सपोर्ट करती है, कंपनसेशन देती है। ओवरकमिंग ओवर स्टाफिंग, जब बहुत ज़्यादा स्टाफ हो जाता है तो वीआरएस के जरिए जो है डाउनसाइजिंग भी की जा सकती है और इस कंपनसेशन भी मिल जाता है। ग्लोबलाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है और चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म के लिए भी ज़रूरी है। बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं वीआरएस से, तो राइट साइजिंग द नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज़ की जो साइज है उसको राइट साइज किया जा सकता है, ज़्यादा है तो कम किया जा सकता है। नो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं आएगा, कंपनसेशन दे रहे हैं। टैक्स बेनिफिट मिलता है किसको, एम्प्लॉय को। और वीआरएस गिवन सेकंड चांस टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को एक सेकंड चांस भी मिलता है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द फर्म, बोल रहे हैं फर्म का कॉस्ट रिड्यूस होता है लेकिन उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये थे बेनिफिट। तो आई होप इस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, बस लास्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ वीआरएस। ये क्या, देखो, इफेक्टिव पर्सनल मेक वाइड द कंपनी वाइल ineffective ones remain. As a result, the firm's skill set would decline and it will not be able to deliver the result that it had planned. सर कुछ समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है VRS है ना, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है, तो इससे हो सकता है नुकसान आपको ये कि जो आपकी स्किल्ड लेबर है, जो आपकी कंपनी के की मैन है ना, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ऐसे एम्प्लॉइज जिनको कंपनी कभी नहीं निकालना चाहती, वो वीआरएस का बेनिफिट लेकिन निकल गए तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। यस, नेक्स्ट, बर्डन ऑन रिमेनिंग वर्कफोर्स। और अगर वीआरएस लेके लोग ऐसे ही वॉलेंट्री है ना, वॉलेंट्री स्वेच्छा से जा सकते हैं, है ना, रिटायरमेंट ले सकते हैं, ऐसी स्कीम है ना, तो उसके जरिए कंपनसेशन के जरिए लोग चले तो जाएंगे, लेकिन अच्छे अच्छे लोग जाएंगे तो बाकी के एम्प्लॉइज पे क्या आ जाएगा, आपका बर्डन आ जाएगा। फ्यूचर अनसर्टेनिटी ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉइज, और इससे रिमेनिंग एम्प्लॉइज की जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन हो जाएगा। तो यही थे आपके कुछ पॉइंट्स।
सिंपल सा मुद्दा ये है कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या कर लिया है और क्या क्या बाकी है। तो देखिए भैया, इसके लिए हमको आना पड़ेगा यहाँ पर। हमने इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर लिया था वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। आज के लेक्चर के अंदर हमने ज़्यादा कर लिया, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कर लिया, डाउन साइजिंग भी कर लिया, VRS भी कर लिया। लास्ट लेक्चर में बचेगा वर्क लाइफ बैलेंस, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।